नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। वक्त हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में हर रोज की तरह मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। हमारी चर्चाओं में आज सबसे ऊपर है जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी और खासतौर पर आम खपत की चीज़ों में बढ़ोतरी। हमें समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया। क्या जीएसटी की पूरी नीति जो इससे पहले बनी थी उसे एक दूसरी दिशा में ले जाता है? और इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं। महत्वपूर्ण खबर ऑयल बाजार से भी, तेल बाजार से भी है। इसके लिए चलते हैं शुभम के पास। बिल्कुल, और वो खबरें कौन सी हैं ये जानने के लिए देखिए आप ऑन द शो। शुरुआत करेंगे आज तेल बाजार से। तेल के बाजार में हो रहा बड़ा खेल। क्या खेल हो रहा, कौन कर रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। क्यों नहीं संभल रहा गिरता विदेशी मुद्रा भंडार? सरकार क्रिप्टो पर क्यों नहीं लाई बिल? आज से मॉनसून सेशन शुरू हो गया है। फल सब्जी की महंगाई बनेगी अब चुनौती। दूध दही पनीर पर क्यों लगा टैक्स? और स्विस बैंक देगा अब कौन सी जानकारी? भारत को अब स्विस बैंक से नई जानकारी मिलना शुरू होगी। स्विस के जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ की कोर्ट का फैसला आया है। क्या फैसला है, इसके क्या मायने हैं, ये भी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत तेल के बाजार से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अरब यात्रा पूरी हो गई, जिस पर सबकी निगाहें थी। लेकिन इस यात्रा से तेल की महंगाई को शांत करने वाली कोई ठोस खबर नहीं निकली। सऊदी ने तत्काल उत्पादन में कोई बढ़ोतरी जैसी बात नहीं कही है। इस बीच खबर यह भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक और निर्यातक देश सऊदी खुद रूस से सस्ता तेल आयात कर रहा है। सर, तो क्या माना जाए, बाइडेन खाली हाथ लौटा है? बाइडेन फिलहाल खाली हाथ लौटा है और तेल बाजार का जैसे ये उम्मीद थी कि जो बाइडेन की यात्रा के बाद रियाद में MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस हैं सऊदी अरब के और जो इस समय दुनिया की सबसे बड़ी तेल ताकत है, वो शायद उत्पादन में बढ़ोतरी की कोई अपफ्रंट सीधी घोषणा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते, खासतौर से बाइडेन और प्रिंस सलमान के रिश्ते काफ़ी खींचतान भरे और खट्टे मीठे रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बाइडेन ने सऊदी अरब के मौजूदा शासन को लेकर टिप्पणियां की हैं जो दोनों तरफ से बहुत अच्छी नहीं मानी गई थी। इसलिए यात्रा एक किस्म से बर्फ पिघलाने की यात्रा की कोशिश थी जिसमें वो गए थे। लेकिन कूटनीतिक मामलों से अलग देखें, तेल बाजार को और दुनिया में महंगाई और मंदी को इस यात्रा से बहुत सारी उम्मीदें थी और वो उम्मीदें असफल हुई। हालांकि हमने अपने मनी सेंट्रल के पिछले शो में कहा था कि अमेरिका ने भी इस पूरी यात्रा को अंडर प्ले करने की कोशिश की थी और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति या व्हाइट हाउस ने खुलकर नहीं कहा था कि वो सऊदी अरब को उत्पादन में तत्काल बढ़ोतरी के लिए तैयार कर लेंगे, और हुआ वैसा ही। सऊदी अरब ने किसी बड़े उत्पादन की घोषणा नहीं की। उसका नतीजा हमें तेल बाजार में कीमतों पर दिखाई पड़ा कि वो तेल जो $97-96 तक नीचे था वो $100 से ऊपर $103 के आसपास आ गया है। पर अब इसके साथ एक पीछे दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इस यात्रा से निकलकर बाहर आई हैं, जिन पर तेल बाजार का आने वाले समय में भविष्य तय करेगा। ये माना जा रहा है कि अमेरिका ने इतनी पेशबंदी की है मध्य पूर्व में कि सितंबर में जब ओपेक देशों का कोटा सिस्टम खत्म होगा उसके बाद शायद ओपेक के अन्य सदस्य देशों को ये सुविधा मिल जाएगी कि वो अपना उत्पादन बढ़ा सकें। हालांकि सऊदी अरब ने अनौपचारिक रूप से और आधिकारिक रूप से संकेत ये दिया है कि तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला वो अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए ओपेक प्लस देशों की बैठक होगी जहां इस पर निर्णय होगा। यानी सऊदी अरब ने संकेत देने की कोशिश की है कि उसके फैसले में रूस की भागीदारी रहेगी। वो रूस को किनारे करके ओपेक की एकजुटता को तोड़कर उत्पादन बढ़ाने का फैसला नहीं कर सकता। अब इस बात पर निगाहें, क्या अमेरिका की कूटनीतिक पेशबंदी ओपेक को तोड़ने में कामयाब रहेगी? सितंबर में जब अलग अलग देशों के कोटा खत्म हो जाएगा और दुनिया के देश अपनी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होंगे, उस समय क्या बाकी देश ओपेक का अनुशासन तोड़कर अलग से उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगे? बल्कि हो सकता कोटा सिस्टम, अमेरिका की उम्मीद है कि कोटा सिस्टम और पहले खत्म हो जाएगा, यानी सितंबर से पहले अगस्त में ही खत्म हो सकता है। तो अब अगली महत्वपूर्ण घटनाक्रम कूटनीतिक तेल कूटनीति की दृष्टि से अगस्त और सितंबर का महीना होगा, जब ओपेक के देशों के कोटा सिस्टम में के खत्म होने का समय आएगा। ओपेक इसे दोबारा कोटा में ले जाएगा, ओपेक प्लस इसको दोबारा लागू करेगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये देखने वाली होगी। और अगर ऐसा होता है तो शायद जो बाइडेन की ये कोशिश उस समय सफल मानी जाएगी जो उन्होंने शुरू की। दूसरी तरफ तेल बाजार में लीबिया का तेल आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। वहाँ काफ़ी समय से आउटेज है, उत्पादन रुका हुआ है, लेकिन वैसा लगता है कि लीबिया अपने तेल का निर्यात बाजार में शुरू करेगा। सर, ये जो दूसरी खबर है जो एक तरह से उल्टी गंगा बहती दिख रही है, यहाँ सऊदी आयात कर रहा है रूस का तेल, इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं?
ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है पिछले 2-3 दिन के घटनाक्रम की, और हमारे लिए और बाकी दुनिया के बहुत सारे लोगों के लिए, और जो लोग तेल की राजनीति को करीब से समझते हैं उनके लिए बिल्कुल चौंकाने वाली, कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल निर्यातक से तेल खरीद रहा है। सऊदी अरब ने जो आंकड़े बताते हैं, जो राइटर्स और रेफिनेटिव की रिपोर्ट के साथ हमारे पास आंकड़े आए हैं, सऊदी अरब ने अप्रैल से जून के इस बीच के दौरान करीब करीब 48,000 बैरल पर डे का तेल रूस से आयात किया है, और ये आयात रशिया के और एस्टोनिया के बंदरगाहों के जरिए किया गया है। अब हमें आश्चर्य होगा जानकर कि सऊदी अरब जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है, आखिर वो कच्चे तेल का आयात रूस से क्यों कर रहा है। वजह ये कि रूस जो डिस्काउंट दे रहा है कच्चे तेल की कीमतों पर, उसका फायदा सऊदी अरब ने भी उठाना शुरू किया है। यानी भारत और चीन के बाद मध्य पूर्व के देश और अफ्रीकी देश उस सस्ते तेल की खरीदारी कर रहे हैं। ये ग्राहकी खरीदारी केवल चीन और भारत में नहीं है। सऊदी अरब रूस के कच्चे तेल का आयात करके उसे अपने यहाँ बिजली उत्पादन में उसका इस्तेमाल कर रहा है। रूस में जो सऊदी अरब में जो बिजली बनती है उसमें रूस के कच्चे तेल का इस्तेमाल हो रहा है। करीब 6,47,000 टन तेल खरीदा जा चुका है रूस से अप्रैल से जून के बीच में, और सऊदी अरबिया ने पिछले साल पूरे एक साल में करीब 1.505 मिलियन टन के आसपास रशियन तेल का, फ्यूल ऑयल का आयात किया था। इसके बदले सऊदी अरब अपने कच्चे तेल को विदाउट रिफाइन किए हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे कीमत पर बेच रहा है। यानी जिस कच्चे तेल का, घरेलू कच्चे तेल का इस्तेमाल सऊदी अरब अपने यहाँ तेल उत्पादन में कर सकता था, उस महंगे कच्चे तेल का वो निर्यात कर रहा है, और रूस का सस्ता कच्चा तेल सऊदी अरब में बिजली बनाने के काम आ रहा है। ये इस बात का सबूत है कि बाइडेन की कोशिशें सऊदी अरब पर शायद कामयाब होने की उम्मीद और कम है, क्योंकि सऊदी अरब और तेल और रूस के बीच केवल ओपेक के गठजोड़ की रिश्तेदारी नहीं है, बल्कि तेल के कारोबार में भी, जो दुनिया में तेल के कारोबार है उसमें भी सऊदी अरब और रूस काफ़ी करीब हैं। ये फैसला ये बताता है कि सऊदी अरब ने रूस से तेल के आयात में बढ़ोतरी की है। घटते विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ते व्यापार घाटे की वजह से भारतीय करेंसी रुपए में भले ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरावट हो, लेकिन दुनिया की कई प्रमुख करेंसी के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है। ब्रिटिश करेंसी पाउंड, यूरोप की करेंसी यूरो और जापानी करेंसी येन के मुकाबले रुपए में मजबूती बनी हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपए में नरमी की वजह से डॉलर की मजबूती है। जो गिरावट है, उसकी गिरावट की जो मेन वजह है वो डॉलर इंडेक्स में आई मजबूती है। जानकार मान रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का दौर अब खत्म होने के करीब है। हालांकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है और साथ में व्यापार घाटा भी लगातार बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार अब घटकर 580 अरब डॉलर का रह गया है। सर, रुपए में ये परस्पर अंतर विरोधी जो आंकलन आ रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले हम कमज़ोर हो रहे हैं, इनके मुकाबले हम मजबूत हो रहे हैं, क्या मतलब है इनका, क्या मायने हैं इसके? शुभम, ये आमतौर पर हम लोग अक्सर मनी सेंट्रल में अपनी चर्चाओं में कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को हमेशा आप ब्लैक एंड वाइट या बाइनरी नहीं देख सकते, और रुपए की गिरावट और उसका पूरी गणित बहुत ही दिलचस्प है और बहुत परस्पर अंतर विरोधी निष्कर्ष निकालने के लिए हमें प्रेरित भी करती है, और हम बहुत आसानी से परस्पर अंतर विरोधी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर रिजर्व बैंक के रीर इंडेक्स पर देखा जाए, जिसके आधार पर रिजर्व बैंक जो रियल इफेक्टिव रेट इंडेक्स है, जिसमें 40 करेंसीज की एक बास्केट है जिसके बदले रुपए का मूल्यांकन किया जाता है, अगर उस पर देखा जाए तो भारतीय रुपया कमजोर नहीं बल्कि मजबूत है, टूटा नहीं है। और ये आश्चर्य की बात है कि जब आपको भारत में चारों तरफ हर जगह रुपए की रिकॉर्ड गिरावट के 80 तक पहुंचने की बात चल रहा है, तो रिजर्व बैंक के अपने पैमानों पर रुपया मजबूत है। और वो इसलिए मजबूत है क्योंकि रीर इंडेक्स में डॉलर के अलावा बाकी जितनी मुद्राएं हैं वो चूंकि डॉलर की तुलना में ज़्यादा गिरी हैं, इसलिए भारतीय रुपए की मजबूती उनकी तुलना में दिख रही है। पहली बात यह है। तो इसलिए जब भी सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से रुपए की गिरावट के ऊपर बयान आते हैं तो वो बयान यही ध्वनित करते हैं कि नहीं, भारतीय रुपया तो मजबूत है, बाकी मुद्राओं की परिस्थिति आप डॉलर की तुलना में देखिए। रीर इंडेक्स के साथ एक नीर इंडेक्स भी होता है जिसमें कि भारत और किसी दूसरे देश की करेंसी के बीच में जो आपस में लेन देन होता है, विनिमय होता है, उसे आंका जाता है। उस पैमाने पर अगर आप डॉलर के नजरिए से देखें और रूपी और येन को देखें, रूपी और यूरो को देखें, तो करेंसीज के में और ज़्यादा गिरावट दिखाई देती है क्योंकि वो डॉलर के मुकाबले और ज़्यादा कमज़ोर हुई। लेकिन ये वो पहलू है जिस पहलू के जरिए आप इस बात पर आश्वस्त हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं कि भारतीय रुपये में गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इसके दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। जहाँ
चुनौती ज़्यादा दिखाई दे रही। चुनौती यह है कि भारत एक इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, भारत आयात आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत कच्चे तेल का, कोयले का और बाकी सारी चीज़ों का आयात करता है, जिसमें मैक्सिमम इनवाइसिंग, अधिकतम इनवाइसिंग डॉलर में होती है। और डॉलर की तुलना में भारतीय करेंसी महंगे होने के कारण भारत का आयात बिल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो बावजूद इसके कि रिजर्व बैंक के पैमानों पर रुपया मजबूत है, आयात की दृष्टि से रुपए की कमजोरी भारत को महंगी पड़ रही है और भारत इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को आमंत्रित कर रहा है और आयात लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के चूंकि मैक्सिमम पेमेंट डॉलर्स में किए जाते हैं, इसलिए उसका सीधा असर हमें, रुपए की कमजोरी का सीधा असर हमें विदेशी मुद्रा भंडार पर दिख रहा है। यानी अगर हमें कोई चीज़ $100 की खरीदने के लिए $100 की कोई चीज़ खरीदने के लिए हमें शुरुआत में $70 या $80 देने होते थे, तो अब कमजोरी के कारण हमें उस पर ज़्यादा डॉलर पे करने पड़ रहे हैं। तो इसलिए भारतीय रुपया तकनीकी बास्केट में मजबूत है पर व्यवहारिक बास्केट में काफ़ी कमजोर है, और इसलिए निर्यातकों को उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के कारण उन्हें नुकसान हो रहा है। और भारतीय कंपनियों ने भी अपनी हेजिंग शुरू कर दी है करेंसी के में तेज उतार चढ़ाव के कारण। सर, विदेशी मुद्रा भंडार की गिरावट कितनी बड़ी चुनौती है? ये ज़्यादा बड़ी चुनौती, और इसीलिए हमने देखा कि रिजर्व बैंक लगातार इसकी कोशिश में लगा हुआ है कि भारत में रुपया गिरे या ना गिरे, इस पर रिजर्व बैंक को बहुत फर्क नहीं पड़ता है, विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने की कोशिश की जाए। विदेशी मुद्रा भंडार पिछले जो ताज़ा आंकड़ा हमारे पास आया वो 15 महीने के लोएस्ट पर चला गया, करीब करीब $8 बिलियन गिरा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें देखने वाली है शुभम, कि इससे पहले जो रुपए के गिरावट के 2 दौर आए थे, जो एक 8-9 का दौर था, एक 2013 का दौर था, उस दौरान भारत का रुपया आज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा गिरा था। अगर उस समय की गिरावट देखी जाए तो 18-19% की थी। हमने इकोनॉमिकम में विस्तार से रुपए की इस गिरावट को भीतर से समझने के लिए एक एपिसोड किया है, उसे अगर आप चाहें तो मनी9 के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आप समझेंगे कि रुपया कमज़ोर हुआ है या मजबूत हुआ है, इसके अपने बराबर के तर्क हैं, आप किसी तरफ से उसको देख सकते हैं। पर हमारी आपकी जेब पर कमज़ोर रुपए का असर ज़्यादा होता है, मजबूत रुपए का हमें कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलता है। तो अब दूसरी तरफ परिस्थिति ये है कि रिजर्व बैंक के नजरिए से अगर आप पूरे ढांचे को देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि रिजर्व बैंक की पूरी कोशिश विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट रोकने की है, क्योंकि पिछली 2 गिरावटों की तुलना में, पिछली 2 गिरावटों में रुपया ज्यादा टूटा था, विदेशी मुद्रा भंडार कम गिरा था। इस बार रुपए की गिरावट तो कम है डॉलर की तुलना में, पर विदेशी मुद्रा भंडार की गिरावट पहली गिरावट की तुलना में काफी तेज है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि करीब करीब $8 बिलियन के आसपास डॉलर भारत से निकल गए। 2 उसकी बड़ी वजह हैं। एक बड़ी वजह भारत में विदेशी निवेशकों की बिकवाली है, जो करीब $5 से $6 बिलियन हर महीने निकाल रहे हैं। दूसरा, भारत का इंपोर्ट बिल महंगा होता चला जा रहा है, यानी हर चीज़ को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है रुपए की कमजोरी के कारण। तीसरी बड़ी चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन सारी चीज़ों की कीमतें वैसे ही बढ़ी हुई हैं जिनको हम इंपोर्ट करते हैं। चाहे आप कच्चे तेल को ले लीजिए, जब आप $70-80 का कच्चा तेल $110 और $105 पर बैरल में मिल रहा है। ये 3 बड़ी परिस्थितियां हैं जिन्होंने रुपए को कमजोर करने से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार को सिकोड़ दिया है, उसे कमजोर कर दिया है। और विदेशी मुद्रा भंडार में यदि आप शॉर्ट टर्म क्रेडिट, छोटी अवधि की देनदारियों को निकाल दें, तो जो बचता है विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे शुद्ध आयात के लिए रखा गया विदेशी मुद्रा भंडार माना जाए, और अगर आप $60 बिलियन महीने का भारत का औसत आयात मान लें, तो फिर वो कवर केवल 4 या 5 महीने का ही बचता है। और इसलिए हमें रुपए पर ज़्यादा दबाव दिख रहा है डॉलर की तुलना में। बिल्कुल। और जैसा अंशुमान जी ने बताया कि रीर क्या होता है, नीर क्या होता है, रुपया गिरा है तो नहीं गिरा है, उसके क्या तर्क हैं, कितनी आपकी जेब पर असर पड़ेगा, इसके विस्तार से चर्चा हुई है इकोनॉमिकम में। इकोनॉमिकम का वो एपिसोड अभी 1 ही हफ्ते पुराना है, तो आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और इस रुपए की पूरी उलझन को सुलझा सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया, लेकिन इस बार के सत्र में भी बैंक निजीकरण के लिए बिल पेश नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया था तो उसी समय कहा था कि सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए संसद में बिल पेश किया जाएगा, लेकिन तब से अब तक 4था सत्र शुरू हो चुका है और बैंक निजीकरण का बिल संसद में नहीं आया है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए भी बिल इस बार भी संसद में पेश नहीं होगा। इससे पहले के 2 सत्र में क्रिप्टो करेंसी का बिल पेश करने के लिए लिस्ट किया गया था, लेकिन पेश नहीं हुआ। इस बार तो सरकार ने बिल को लिस्ट ही नहीं किया। सर, दोनों पर एक एक सवाल मेरा। पहला सवाल, क्रिप्टो पर बिल क्यों नहीं आया?
वित्त मंत्री ने संसद में अपने जवाब में आज अपने इंटरवेंशन में एक बात कही जो महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने पहले तो ये बात स्वीकार की कि रिजर्व बैंक चाहता है कि भारत में क्रिप्टो को प्रतिबंधित किया जाए, क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित किया जाए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पिछले 1 साल के भीतर रिजर्व बैंक ने काफ़ी स्पष्ट रूप से खुलकर अपनी रिपोर्ट्स में, अपने आधिकारिक बयानों में क्रिप्टो की परिस्थिति को लेकर, क्रिप्टो पूंजी है, क्रिप्टो में बहुत नुकसान है, क्रिप्टो में बहुत सारे रिस्क हैं, इसे लेकर बार बार चेताया है। पर वित्त मंत्री का कहना है कि हम क्रिप्टो को पे रेगुलेशन बनाने के लिए दुनिया के अन्य देशों में भी सहमति चाहते हैं ताकि क्रिप्टो पर एक अंतर्राष्ट्रीय रेगुलेशन बन सके। और शायद उनका कहने का मतलब था कि उस अंतर्राष्ट्रीय रेगुलेशन के इंतजार में ही भारत में क्रिप्टो का करेंसी से जुड़ा हुआ बिल इस बार फिर संसद का दरवाजा नहीं देख सका। जबकि रिजर्व बैंक का दबाव इस बात के ऊपर है कि भारत को बाकी सारी चीज़ों की फिक्र छोड़कर क्रिप्टो कारोबार पर सख्ती करनी चाहिए। व्यवहारिक परिस्थिति यह है कि क्रिप्टो कारोबार पर सख्ती शुरू हो गई टैक्स कानून के मुकाबले, और भारत में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस समस्या में है, ट्रेड काफ़ी टूट चुका है, गिर चुका है। ये व्यवहारिक परिस्थिति है, क्रिप्टो करेंसी बिल की स्थिति है। सर, बैंक निजीकरण बिल, बैंक निजीकरण बिल बार बार उभरता है, लेकिन आज फिर सरकार ने संसद में एक प्रश्न के जवाब में शायद ऐसा कहा कि वो 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक रूप से सरकार के भीतर सहमति बन पाई है कि वो बैंक निजीकरण को लेकर या बैंकों में किसी बड़े रिफॉर्म का बिल लेकर, सुधार का बिल लेकर संसद में आए। और जो दबाव है उसे देखते हुए भी ऐसा नहीं लगता कि अब जब इस बार बिल नहीं आया है तो फिर ये पूरा मामला कम से कम अगले सत्र के लिए, संसद के शीतकालीन सत्र तक के लिए तो आगे टल ही गया। बिल्कुल। और अब वक्त हो गया है मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। आज मनोज कुमार आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में ये बता रहे हैं कि महंगाई की इस आग में कैसे फल, सब्जियों और मसाले की महंगाई और आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। महंगाई को साधने में जुटी सरकार और रिजर्व बैंक के लिए सब्जियां और मसाले नई चुनौती बन चुके हैं, और ये चुनौती आने वाले दिनों में और बड़ी हो सकती है। सरकार ने पिछले हफ्ते ही बागवानी फसलों के उत्पादन का दूसरा अनुमान जारी किया है, और उस अनुमान में कई प्रमुख सब्जियों तथा अधिकतर मसालों की उपज कम आंकी गई है। सब्जियों की बात करें तो आलू, प्याज और टमाटर सबसे ज्यादा खपत होने वाली सब्जियां हैं, और इन्हीं की महंगाई सबसे ज्यादा सुर्खियां भी बटोरती हैं। इस साल प्याज की तो रिकॉर्ड उपज अनुमानित है, लेकिन आलू के उत्पादन में लगभग 26 लाख टन की कमी का अनुमान है, और टमाटर उत्पादन भी 8 लाख टन से ज्यादा घट सकता है। सब्जी उत्पादन के इन ट्रेंड का असर सरकार के थोक महंगाई आंकड़ों में साफ नजर आ रहा है। पिछले साल जून में जितना आलू खरीदने के लिए 100 रुपए लगते थे, इस साल लगभग 140 रुपए लग रहे हैं। और पिछले साल जून के दौरान 100 रुपए में जितनी सब्जी आ रही थी, इस साल उतनी सब्जी के लिए लगभग 157 रुपए लगे हैं। हालांकि प्याज के मामले में हालात थोड़े उल्टे हैं। जितना प्याज खरीदने के लिए इस साल 68 से 69 रुपए चुकाने पड़े हैं, उतने के लिए पिछले साल 100 रुपए लग रहे थे। मसालों की बात करें तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मसाले यानी लाल मिर्च, जीरा, धनिया, काली मिर्च और अदरक की उपज पिछले साल के मुकाबले कम अनुमानित है। कम उत्पादन की वजह से सप्लाई प्रभावित होगी, जो भाव पर असर डालेगी। 3 महीने से मसालों की रिटेल महंगाई या तो दहाई के आंकड़े के पास है या ऊपर, और मसालों का भाव बढ़ा तो उनकी रिटेल महंगाई में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि इस साल आलू प्याज को छोड़ अधिकतर सब्जियों की उपज ज्यादा है, जो महंगाई को नियंत्रित रखने में मददगार साबित हो सकती है। साथ में ज्यादातर फलों यानी केला, आम, सेब, अमरूद, अंगूर और पपीते का उत्पादन पिछले साल से ज्यादा अनुमानित है। कुल फल उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 45 लाख टन से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है। फलों का बढ़ा हुआ उत्पादन भी इनकी महंगाई को नियंत्रित करने में मददगार साबित होगा। मनी 9 के लिए मनोज शर्मा। अब सुनिए सबसे बड़ी खबर, सबसे जरूरी खबर। महंगाई की मार झेल रही आम जनता को आज से महंगाई की एक और किश्त चुकानी पड़ेगी। जून अंत में जीएसटी काउंसिल ने जिन सेवा और वस्तुओं पर टैक्स दरें लगाने या बढ़ाने का फैसला लिया था, वह आज से लागू हो गया। अब क्या होगा? आज से प्रीपैक्ड आटा, दाल, अनाज, पनीर और दही पर 5% जीएसटी चुकाना होगा। ये सभी ऐसी वस्तुएं हैं जो रोजमर्रा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। देश में जब जीएसटी लागू किया गया था, तब ये विचार हो रहा था कि
इन चीज़ों को जीएसटी के बाहर रखा जाएगा। उस समय आटा, दाल जैसी वस्तुओं को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की बात हुई थी, लेकिन अब सरकार ने इन वस्तुओं पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा 5,000 रुपये से ऊपर के किराए वाले अस्पताल के बेड पर भी 5% जीएसटी लगेगा और 1,000 रुपये तक के होटल कमरे पर भी 12% जीएसटी लगेगा। एलईडी लैंप और सोलर हीटर तो खैर 18% की दायरे में पहुंच गए। सर, क्या लगता है आपको, ये आटा, दूध, छाछ, दाल, जीएसटी की पूरी फिलॉसफी चेंज हो रही है? क्योंकि जब जीएसटी लाने की बात हुई थी तो ये बिल्कुल साफ था कि इन चीज़ों को बाहर रखा जाएगा, फिर अब इनको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव और घटनाक्रम है शुभम, और इस पर लगातार चर्चा हो रही और हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने या जीएसटी काउंसिल ने ऐसा क्यों किया, और इसके दो जवाब हैं, एक राजनीतिक और एक आर्थिक। अब हमें चुन लें कि हम पहले राजनीति पे बात करना चाहते हैं या अर्थव्यवस्था पे बात करते हैं, घूम कर हम वहीं आएंगे। राजनीतिक जवाब ये है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर आप पर टैक्स लगाना चाहती हैं, यह वास्तविकता है और सच्चाई है। भले ही आपको बाहर किसी भी तरीके के आरोप प्रत्यारोप दिखाई पड़े, पर यह फैसला करने से पहले जीएसटी काउंसिल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने चीफ मिनिस्टर बसवराज BS बोम्मई की, उस कमेटी ने केंद्र सरकार को, जीएसटी काउंसिल को सुझाव दिया था कि ये जितने भी प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे से बाहर हैं और इनका प्री पैकेज हिस्सा है और पैकेज हिस्सा है और ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है यहाँ से काफ़ी रेवेन्यू लीक होता है, इसे रोका जाए और इस पर टैक्स लगाया जाए। उन्होंने ऐसा सुझाव क्यों दिया और जीएसटी काउंसिल में इस पर सहमति क्यों बनी? जीएसटी काउंसिल में इस पर कोई विवाद नहीं हुआ, जीएसटी काउंसिल में किसी ने सवाल नहीं उठाया तो बाहर सरकार ने या किसी ने माना नहीं। उसकी बड़ी वजह ये कि केंद्र सरकार ने जून के महीने से राज्य सरकारों को जो क्षतिपूर्ति देनी थी, कंपेंसेशन देनी थी, वो बंद कर दिया था और उसके बदले जो लेन देन हुआ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वो ये था कि जो मास खपत की, बड़े कंजम्पशन की चीज़ें हैं उनके ऊपर उन्हें टैक्स के दायरे में ले आया जाए। और यही वो जीएसटी की फिलॉसफी का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी जब जीएसटी लाया गया था तब ये कहा गया था कि आम खपत की चीज़ों को में महंगाई को कम रखने के लिए उन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। क्रमशः खपत के और आय के स्तर को देखते हुए जो ज़्यादा खपत वाली चीज़ें हैं उन पर कम टैक्स और जो कम खपत वाली चीज़ें हैं, जो लग्जरी चीज़ें हैं, उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। ये जीएसटी की मूल फिलॉसफी थी। तो पहली चीज़ तो ये कि राजनीतिक रूप से केंद्र और राज्य सरकारें दोनों इस बात पर सहमत हैं कि छाछ, पनीर और बाकी चीज़ें इन पर टैक्स लगाया जाए और इससे केंद्र सरकार को करीब 15,000 करोड़ रुपए की वो जीएसटी को 15,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व को मिलने की संभावना भी। अब दूसरी चीज पर हम आते हैं। तर्क इसके पीछे सरकार का ये था, जीएसटी काउंसिल का तर्क ये था, ये तो राजनीति की बात हुई, जीएसटी काउंसिल का तर्क ये था कि ये सारी चीज़ें रेवेन्यू लीकेज का जरिया हैं, क्योंकि इनके सहायता के दायरे में बहुत सारे उत्पादक और प्रोड्यूसर्स चीज़ों को पैक करके छोटी छोटी चीज़ों में अपने ब्रांड लगाकर नए सिरे से बेचते हैं और चूँकि ये उस दायरे में नहीं आती, इस पर टैक्स के नियम बहुत साफ नहीं है और बाकी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो इनका इस्तेमाल करती हैं, उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा भी नहीं मिलता है। तो बुनियादी रूप से ये टैक्सेशन महंगाई के बीच में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच गिरते हुए राजस्व को कम करने के लिए और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए लगाया गया और वो हमें सबको चुकाना पड़ेगा। और यहाँ से जीएसटी रियायतों के दौर से बाहर निकलकर नए टैक्सेशन के दौर में प्रवेश कर गया है। हम आने वाले समय में जीएसटी में रियायतें बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे। हमें उम्मीद कर रहे थे कि जो कई सारी चीज़ें जीएसटी के दायरे से बाहर हैं वो जीएसटी के दायरे में लाई जाएंगी, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और बाकी चीज़ें, और उन पर दर कम होगी। पर यहाँ हम पीछे खिसक गए हैं। जो चीज़ें जीएसटी के दायरे से बाहर थी, टैक्स के दायरे से, वो टैक्स के दायरे में आ गई हैं। बिल्कुल, मतलब क्या से क्या हो गए देखते देखते। सर, ये प्री पैकेज्ड का और ब्रांडेड का क्या चक्कर है? सरकार ने एक बड़ा क्लैरिफिकेशन जारी किया है वित्त मंत्रालय ने, और जिसमें उन्होंने ये माना है कि ऐसे उत्पाद, ब्रांडेड और प्री पैकेज को लेकर भी जीएसटी काउंसिल में काफ़ी बहस चली थी, और ब्रांडेड प्रोडक्ट क्या है और प्री पैकेज प्रोडक्ट क्या है, इसकी परिभाषा काफ़ी भ्रमित करने वाली थी या काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी। यानी अगर कोई उत्पाद आया है बाजार में और उस पर एक ब्रांड लगा तो उसको ब्रांडेड माना जाता है, पर बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो पैकेज्ड हैं, जो पहले से पैकेज करके बाजार में बेचे जा रहे हैं, पर वो ब्रांडेड नहीं है। और इसके लिए सरकार ने एक एक्ट का इस्तेमाल किया, जिस एक्ट का नाम है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009।
इस एक्ट के तहत जिन उत्पादों को पैकिंग करके बेचा जाता और उसमें वो अधिसूचित हैं या डिक्लेयर्ड हैं, उन पर अब टैक्स लगाया जाएगा। और इससे क्या हो रहा है शुभम कि ये एक अब ब्रांडेड और अनब्रांडेड से ज़्यादा सरकार ने जो नया नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया है वो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड प्रोडक्ट किया है। तो उसमें हो सकता है ब्रांडिंग ना हो, लेकिन उस पर अगर लेबल लगा हुआ है मैन्युफैक्चरर का या पैकेजर का तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। इससे जो बहुत सारे पैकेज्ड प्रोडक्ट विदाउट ब्रांड आपको तमाम शॉपिंग मॉल्स में और शॉप्स में मिलते थे, आमतौर पर खुले उत्पादों की बिक्री अब काफ़ी सीमित हो गई है। कई सारी वजहों से, हाइजीन की वजहों से, सुविधा की वजहों से, इवन छोटे बाज़ारों में भी अब आपको खुले सामान, खुले अनाज, खुला राशन इस तरह से नहीं मिलता है जितना अब आपको पैकेज्ड मिलने लगा है। तो इससे सरकार ने जो पूरा का पूरा पैकेज तो आपने ब्रांडेड तो नहीं कहेंगे, पैकेज्ड उत्पादों का एक पूरा दायरा, पूरा हिस्सा जो जीएसटी के दायरे से बाहर था क्योंकि वो ब्रांडेड नहीं था, उसे इस पूरे एक हाथ से टैक्स के दायरे में समेट लिया है। अब यहाँ एक बड़ी असंगति और बड़ी विसंगति ये है कि ये सारा का सारा टैक्स छोटी पैकेजिंग्स पर लगाया गया है। जैसे ही आप 25 किलो से ऊपर की खरीदारी करने जाएंगे या 25 किलो से ऊपर का पैकेज लेंगे तब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी जितना भी टैक्स प्री पैकेज्ड या लेबल्ड उत्पादों पर लगने वाला है वो 25 किलो से नीचे के हो सकते हैं। और इस पर सरकार ने कई सारे क्लैरिफिकेशन जारी किए हैं कि इन पर कैसे लगाया जाएगा। लेकिन इससे हमारी आपकी दैनिक खपत में किसी ग्रॉसरी स्टोर पर या किसी दुकान पर मिलने वाला अधिकांश सामान, चाहे उस पर अगर कोई लेबल भी लगा हुआ है, तो वो टैक्स के दायरे में आएगा। सर, सरकार को 15,000 करोड़ मिलेंगे, हम दूध दही पर टैक्स देंगे, महंगाई पर इसका क्या असर होगा? महंगाई पर इसका असर ज़रूर होगा। सरकार ने स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं बताया क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं। लेकिन अगर आप एक ध्यान से देखें ना शुभम, तो सरकार ने जानबूझकर छोटे पैकिंग्स पर और आम खपत की चीज़ों को टैक्स के दायरे में पहुंचाया है। यानी जो अगर आप बल्क में बाइंग करते हैं, 25 किलो से ऊपर की बाइंग करते हैं, तो टैक्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारत का जो कंजम्पशन पैटर्न बदल रहा है, भारत में जो खपत का तौर तरीका बदल रहा है, लोग धीमे धीमे खुले सामान नहीं खरीद रहे हैं, छोटी पैकिंग में भी पैकेज्ड सामान खरीद रहे हैं, उन्हें टैक्स के दायरे में लाया जाए। तो इसका असर हमें थोड़े समय के बाद खुदरा महंगाई पर और कुछ हद तक थोक महंगाई पर दिखाई देगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि बहुत सारी कंपनियां छोटी पैकेजिंग की तरफ जा रही हैं महंगाई से बचने के लिए, लोगों को ले जाने के, लोगों को सस्ती और कम कीमत के उत्पादों की आपूर्ति के लिए, तो उन पर भी टैक्स लगेगा। तो इसका असर महंगाई पर पड़ेगा। और महंगाई से ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय आमतौर पर जब ये बात कही जा रही थी और सरकार की तरफ से इस बात का संकेत भी शुभम बार बार दिया गया था, हम लोगों ने कई बार चर्चा की कि नहीं, सरकार अभी नहीं मानेगी, अभी महंगाई का दौर है, टैक्स दरों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, थोड़े समय इंतजार किया जाएगा। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और जीएसटी के दायरे में ये अब तक का, मुझे लगता है, टैक्स के दायरे को बढ़ाने को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं जिनको शामिल किया गया, जैसे सरकारी संस्थाओं की तरफ से दी जाने वाली सेवाएं भी, उन पर भी जीएसटी का एग्जम्पशंस खत्म कर दिया। ऐसे अगर आरबीआई, सेबी, जीएसटीएन जो जीएसटी नेटवर्क है, उसके एफएसएसआई, ऐसी एजेंसियां जो आपको सेवाएं देती थी, उन पर भी टैक्स लगा दिया गया, वो भी जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। स्विस बैंक में जिन भारतीयों के खाते में गुप्त स्रोत से पैसा ट्रांसफर नहीं होता, अब उनकी जानकारी भी भारत के आयकर विभाग को मिल सकेगी। स्विस बैंकों में काले धन की जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे भारत के टैक्स विभाग को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। स्विट्जरलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने वहां की सरकार को ऐसे लोगों की जानकारी भी भारत के साथ साझा करने के लिए कहा है। रिपोर्ट्स की माने तो कई रईस भारतीय अपने वकीलों के माध्यम से स्विट्जरलैंड की कोर्ट में इस तरह की जानकारी साझा नहीं करने के लिए केस लड़ रहे थे, लेकिन स्विट्जरलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया है। सर, इस फैसले के बाद भारत को किस तरीके की जानकारियां मिल सकेंगी जो अब तक नहीं मिल रही थी? ये फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत सरकार स्विट्जरलैंड की अदालत से और स्विट्जरलैंड के कानूनी ढांचे से लंबे समय तक से इस बात के लिए उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। बाकी तो स्विस बैंक में काफ़ी ट्रांजेक्शन्स हैं और बहुत सारे वैलिड ट्रांजेक्शन्स हैं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण लूप होल है, बहुत बड़ा गैप है, जिस गैप को शायद शुभम इससे भरने से मदद मिलेगी। भारत के जितने भी समृद्ध व्यापार उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, जो समृद्ध लोग हैं, वो स्विट्जरलैंड के बैंकों में पैसा रखते कैसे हैं, उसके लिए वो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बनाते हैं। वहाँ एक व्यवस्था है जिसके तहत वो ट्रस्ट क्रिएट करते हैं और उसमें वो ट्रस्टी के तौर पर शामिल होते हैं और उनको वो इनकम और कैपिटल गेंस और बाकी अमाउंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि वो लोग जिन्हें सीधे स्विट्जरलैंड से कोई मदद नहीं भी मिली है या उन्होंने अपने जमा पर कोई लाभ नहीं लिया है, कोई बेनिफिट नहीं लिया है, ब्याज नहीं लिया है, किसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, उनकी जानकारियां भी
अब स्विट्जरलैंड को भारत के साथ सार्वजनिक करनी होगी। इसका ये जो ट्रस्ट जैसे काम करते हैं कि इसमें ये ट्रस्ट किसी एक कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं। जैसे भारत में एक एक्स कंपनी है और उसका बनाया हुआ ट्रस्ट स्विट्जरलैंड में है, तो वो इसके शेयर होल्ड करता है। और चूंकि वो एक टैक्स हेवन में काम कर रहे हैं, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है, तो इसका लाभ जो प्राप्त होता है वो उस ट्रस्ट के होल्डर्स को मिलता है, जो कि ट्रस्ट के बेनिफिशरीज होते हैं। अब इस फैसले के बाद हमें उम्मीद करनी चाहिए कि भारत में बहुत सारी कई बड़ी कंपनियों को और कई बड़ी कंपनियों के मालिकों और प्रमोटर्स को इनकम टैक्स के नोटिस जाना शुरू होंगे और उन्हें अपने ट्रस्ट जो उन्होंने स्विट्जरलैंड में बना रखे हैं और जिनका वो इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में सूचनाएं सार्वजनिक करनी होंगी। सार्वजनिक नहीं करनी होंगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसके बारे में सूचनाएं देनी होंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ इलीगल या ब्लैक मनी का ट्रांजेक्शन हो, लेकिन भारतीय आयकर विभाग को स्विट्जरलैंड में एक बड़ा आयरन कर्टन जो ट्रस्ट के पीछे छिप जाता था उसे खोलने में या उस दरवाजे को खोलने में तो मदद मिलेगी। बिल्कुल। तो आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए, जानकारी देने के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया। देखते रहिए मनी 9। कल शाम को फिर होगी मुलाकात शाम 7 बजे। नमस्कार।